जो टॉपिक है वो कोलोनिक पॉलिप्स से रिलेटेड है कि कोलोनिक पॉलिप्स किसे कहते हैं। कोलोनिक पॉलिप्स की बात की जाए तो ये एक हमारे पास जो कोलोनिक म्यूकोज़ा है, कोलोनिक म्यूकोज़ा का एक प्रोट्रूजन है। द रेज्ड प्रोट्रूजन ऑफ कोलोनिक म्यूकोज़ा इज़ कॉल्ड प्रोट्रूजन। जब उभरी हुई जगह ये निकल जाए, प्रोट्रूजन निकल जाए कोलोनिक म्यूकोज़ा से, इसका नाम क्या है? इसका नाम कोलोनिक पॉलिप्स है। इसकी दो किस्म की टाइप्स है। एक का नाम है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। एक हमारे पास हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स है और दूसरे का नाम हमारे पास है एडिनोमेटस पॉलिप्स। तो ये दो किस्म की पॉलिप्स पाई जाती हैं। एक का नाम है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स और दूसरे का नाम है एडिनोमेटस पॉलिप्स। अब हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है, हर उस पॉलिप्स का नाम हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स है जिसमें हमारे पास क्या होगी? जिसमें हमारे पास हाइपरप्लेजिया होगी। जब हाइपरप्लेजिया होगी उस पॉलिप्स का नाम, हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड हो जाए, उस पॉलिप्स का नाम क्या है? हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स है। और जो हमारे पास जिसमें हाइपरप्लेजिया ना हो, जिसमें हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, जिसमें नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड हो जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एडिनोमेटस पॉलिप्स है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड, एडिनोमेटस पॉलिप्स नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंड हो जाए तो उसका नाम एडिनोमेटस पॉलिप्स है। हाइपरप्लास्टिया में हाइपरप्लेजिया होता है तो यहाँ पर इसके साथ एक किस्म की अपीयरेंस आती है, उस अपीयरेंस का नाम है सीरेटेड अपीयरेंस। यहाँ पर किस तरह अपीयरेंस होती है? सीरेटेड लाइक अपीयरेंस होती है। तो ये किस में होती है? हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स में होती है। मोस्ट कॉमनली हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स जो है हमारे पास कहाँ पर होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमनली ओकर एट लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं रेक्टोसिग्माइड। रेक्टोस्टिग्माइड में या लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलन में ही हमारे पास पाया जाता है। तो ये हमारे पास इसे कहते हैं, मोस्टली ये लेफ्ट साइड पे होता है। और ये जो है हमारे पास हाइपरप्लास्टिक जो है ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट नहीं है। इसके साथ अगर एडिनोमेटस पॉलिप्स की बात की जाए, मैं बता चुका हूँ कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड हो जाती है, लेकिन ये हमारे पास बिनाइन होने के साथ साथ ये कंडीशन बिनाइन होने के साथ साथ ये प्रोग्रेस भी कर सकता है और प्रोग्रेशन भी इसमें पॉसिबल है और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में अपीयर हो सकता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स और एडिनोमेटिक पॉलिप्स जो हमारे पास कॉलन के पॉलिप्स बनाते हैं। अभी थर्ड जो कंडीशन है उसका नाम है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा की अगर मैं बात करूं तो एडिनोकार्सिनोमा के हमारे पास बात की जाए तो ये एडिनोपॉलिप से हमारे पास कहाँ जाएगा? कार्सिनोमा की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारे पास एडिनोपॉलिप से कार्सिनोमा की कंडीशन में कन्वर्ट होने के साथ यहाँ पर कौन सा जीन्स होता है? एक जीन होता है, उसका नाम है APC जीन्स। इसका नाम है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सेल जीन। एडिनोमेटस पॉलीपोसिस सेल जीन जो पाया जाता है, ये इसकी क्या हो जाती है? इस जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है। जब इस जीन की म्यूटेशन हो जाए तो रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप्स बढ़ जाता है, इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है। किस चीज़ का रिस्क? पॉलिप्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जीन्स हमारे पास नॉर्मली पाया जाता है। अगर इस जीन्स की म्यूटेशन हो जाए तो पॉलिप्स फॉर्मेशन की हमारे पास रिस्क ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2, एक जीन्स तो ये हुआ। नंबर 2 दूसरी जीन्स की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है KRAS। ये जीन्स एक ऐसे जीन्स है, अगर इसकी भी म्यूटेशन हो जाए तो इस जीन्स की म्यूटेशन होने की वजह से हमारे पास क्या ज़्यादा बनेंगे? पॉलिप्स की फॉर्मेशन ज़्यादा बन जाएगी। नंबर 3, थर्ड की बात करो तो उसका नाम है P53 जीन्स। अगर इस P53 जीन्स की भी म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? P53 जीन्स की म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास इंक्रीज होगा क्या? इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कॉक्स। हमारे पास जो आगे फैक्टर्स हैं उनकी भी एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी और हमारे पास प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा भी ज़्यादा होगा।
प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा भी ज़्यादा होगा। लेकिन याद रहे जब कोई पर्सन नंबर 4 की अगर बात करो तो जो लोग एस्पिरिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन एस्पिरिन में ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वहाँ पर भी क्या होता है, एडिनोमा से कन्वर्ट हो जाता है। किस कंडीशन में? कार्सिनोमा की कंडीशन में। तो एस्पिरिन यूजेज से हमारे पास ये कंडीशन अपीयर होती हैं और ये चीज़ इफ़ेक्ट होता है उसका। आगे मैं अगर बात करूँ स्क्रीनिंग की, अगर आपके पास पॉलिप्स है तो पॉलिप्स की क्या करेंगे, पॉलिप्स की हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट प्रोसेस में? स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हमने इसकी एग्जामिनेशन करनी है इस पॉलिप्स की बाय कोलोनोस्कोपी के ज़रिए हमने देखना है कि टेस्ट करना है कि ये पॉलिप्स कौन सी टाइप का है और किस तरह। अगर देखें एड्यूमिनेटिस पॉलिप्स है, कोलोनोस्कोपी कर ली है, तो इसका मेन गोल ये होता है कि जो हमारे पास जो पॉलिप्स है बिफोर प्रोग्रेशन होने से पहले और कार्सिनोमा के बनने से पहले हमने क्या करना है, इसे रिमूव कर देना है। तो स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं और प्रोग्रेशन और कार्सिनोमा के बनने से पहले हम क्या कर देंगे, इस कंडीशन को रिमूव कर देंगे। तो याद रहे कोलोनोस्कोपी में ये दोनों कंडीशन जो है हाइपरप्लास्टिक हो गया और एडिनोमेटस, ये लुक सिमिलर। These two condition लुक क्या सिमिलर, बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अगर साइज़ क्या हो, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हो, अगर एडिनोमा का साइज़ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर हो तो वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और उस रिस्की को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर कोलोनिक पॉलिप्स की कहानी सुने कि हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें कोलोनिक म्यूकोसा जो है वो रेज हो जाती है, उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स भी हो सकता है और एडिनोमेटस पॉलिप्स भी हो सकता है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स में हमारे पास हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंड आता है, एडिनोमेटस में हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंड होता है। हाइपरप्लास्टिक की बात कीजिए तो सीरेटेड अपीयरेंस है, लेफ्ट कॉलन में ज़्यादा होगा, रेक्टोसिग्माइड रीजन में, और ये मोस्टली प्रेनाइन होता है। और इसकी बात कीजिए तो ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंड है, बेनाइन है, लेकिन इसके साथ प्रोग्रेशन भी होती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है एडिनोकार्सिनोमा। पॉलिप्स से अगर ये ज़्यादा रहे, इसकी प्रोग्रेशन हो तो ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहे कि ये एडिनोपॉलिप्स सेल जीन्स की अगर म्यूटेशन हो जाए तो यहाँ पर पॉलिप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। KRAS की म्यूटेशन होते हैं, पॉलिप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। P53 की म्यूटेशन होने तो इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कॉक्स होगा और प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा भी बढ़ जाएगा और न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन भी ज़्यादा होगी। एस्पिरिन अगर कोई पर्सन ज़्यादा यूज़ करता है तो वहाँ पर भी एडिनोमा और कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्क्रीनिंग की बात की जाए तो कोलोनोस्कोपी से हम देखेंगे कि पॉलिप्स को देखेंगे कि ताकि पॉलिप्स की प्रोग्रेशन ना हो, अगर ताकि पॉलिप्स की प्रोग्रेशन से पहले ही हम उसे रिमूव कर दें। ये बात याद रखिए कि हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स और एडिनोमेटस पॉलिप्स कोलोनोस्कोपी में हमारे पास सिमिलर दिखाई देते हैं और साइज़ इनका 2 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा हो तो ये बहुत रिस्की हो जाता है और कार्सिनोमा की कंडीशन डेवलप कर देता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है फेमेलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस। ये फेमेलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक ऐसा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास क्या बनता है, जिसमें हमारे पास एडिनोमेटस पॉलिप्स बन जाता है। तो ये हमारे पास वही कहानी है। इसमें एडिनोमेटस पॉलिप्स सेल जो जीन्स हैं उसकी क्या हो जाती है, उस सेल जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है और जीन की म्यूटेशन होती है। और ये जीन कहाँ पर पाया जाता है, इट इज़ लाइज ऑन द क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 पे लाई करता है और इस जीन की म्यूटेशन होती है। तो म्यूटेशन से हमारे पास क्या होगा, पॉलिप्स डिवेलप होगा। कहाँ में पॉलिप्स डिवेलप होगा, कॉलन में या रेक्टम में। कॉलन या रेक्टम के रीजन में हमारे पास इस जीन की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, पॉलिप्स। अभी जो पॉलिप्स जो डिवेलप होता है इसको आपने क्या करना है, इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिमूव करना है ताकि डिवेलप क्या ना हो, कार्सिनोमा की कंडीशन डिवेलप ना हो। इस कार्सिनोमा कंडीशंस के डेवलप होने से पहले ही यहाँ पर ये से रिमूव कर देना है। नंबर 1 एक कंडीशन है, उसका नाम है गार्डनर सिंड्रोम।
अभी देखिए गार्डनर सिंड्रोम भी ये एक कैटेगरी में आती है किसकी, फेमेलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस की कंडीशन में, जिसमें हमारे पास इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ फिब्रोमेटोसिस हो जाता है, फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है और इसके साथ साथ ऑस्टियोमास डिवेलप हो जाते हैं, ऑस्टियोमोस। तो ये हमारे पास गार्डनर सिंड्रोम भी एक इसके फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस की कंडीशन है जिसमें फिब्रोमेटोसिस के साथ ऑस्टियोमास डिवेलप हो जाते हैं। फिब्रोमेटोसिस क्या है, फिब्रोमेटोसिस की अगर बात करूं तो ये नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है किसकी, proliferation of fibroblast. It is non-plastic proliferation of what? Fibroblast की non-plastic proliferation है और कहाँ पर arise होता है? Mostly it is arises in the retroperitoneum. रेट्रोपेरिटोनियम में यह हमारे पास ज़्यादा राइज होता है। अस्टियोमा की बात कीजिए तो अस्टियोमा तो वही कहानी है जो हमने पढ़ा था बोन्स में, ये बिनाइन ट्यूमर है और बिनाइन ट्यूमर है और लोकली जहाँ पर होता है और उस टिश्यू को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो ये दो कंडीशन किस में आती हैं, ये दो कंडीशन हमारे पास गार्डनर सिंड्रोम में आती हैं, फिब्रोमेटोसिस और अस्टियोमास की इफ कंडीशन। इसके साथ नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है टॉर्कोट सिंड्रोम। टॉर्कोट सिंड्रोम भी इसकी कैटेगरी में आती है। ये दिस इज़ आल्सो अ फीमेलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें आपको याद रखना चाहिए, इसमें हमारे पास सीएनएस के ट्यूमर्स होते हैं। सीएनएस के ट्यूमर्स कौन कौन से, लाइक हमारे पास सीएनएस के ट्यूमर की बात की जाए तो इसमें मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा और इस तरह ग्लाइयल ट्यूमर्स भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास टॉर्कोट सिंड्रोम्स में हमारे पास क्या होते हैं, सीनस के ट्यूमर होते हैं, मेडुलोब्लास्टोमा और ग्लाइयल ट्यूमर्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये फेमेलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एडिनोमेटस पॉलीपोस सेल्स की म्यूटेशन रहती है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे पाया जाता है और ये पॉलिप्स हमारे पास कॉलन और रेक्टम में होता है। अगर रिमूव करना है, कार्सिनोमा की कंडीशन ना हो तो गार्डनर सिंड्रोम और टॉर्कोट सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम में हमारे पास फाइब्रोमेटोसिस और ऑस्टियोमास डेवलप होते हैं और टॉर्कोट सिंड्रोम में हमारे पास फेमेलियल सीएनएस ट्यूमर जैसे मेडुलोब्लास्टोमा और ग्लाइयल सेल ट्यूमर्स होते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो पॉलिप्स की नेक्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास आता है, उसका नाम है जुवेनाइल पॉलिप्स। अभी जुवेनाइल पॉलिप्स किसे कहते हैं, जुवेनाइल पॉलिप्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और जुवेनाइल पॉलिप्स की हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। जुवेनाइल पॉलिप्स याद रहे कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो मोस्टली कहाँ पर होता है, जुवेनाइल मीन्स अराइजेज इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन में अराइज होता है और उन चिल्ड्रन की एज लेस देन 5 ईयर हो। जिन चिल्ड्रन की एज 5 ईयर से कम हो उन चिल्ड्रन में ही हमारे पास जुवेनाइल पॉलिप्स अराइज होता है और ये मोस्टली जुवेनाइल पॉलिप्स बच्चों में कहाँ पर होता है, रेक्टल रीजन पे होता है और रेक्टल रीजन के साथ इट प्रोड्यूस सीवियर ब्लीडिंग, ये हमारे पास सीवियर ब्लीडिंग प्रोड्यूस करता है। अभी देखें जुवेनाइल एक और दूसरी कंडीशन है, उसका नाम है इसी में कैटेगरी में, उसका नाम है जुवेनाइल पॉलीपोसिस, जुवेनाइल पॉलीपोसिस। अभी जुवेनाइल पॉलीपोसिस किसे कहते हैं, जुवेनाइल पॉलीपोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप्स आ जाते हैं। मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप्स जब अराइज हों कहाँ, स्टोमक में या कॉलन में लार्ज नंबर में मल्टीपल अराइज हों, लार्ज नंबर में बड़ी तादाद में अराइज हों, तो यहाँ पर इस कंडीशन का नाम जुवेनाइल पॉलीपोसिस है और ये क्या लाते हैं, इट विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा की कंडीशंस भी जल्दी डेवलप कर देते हैं। जुवेनाइल पॉलिप्स अराइज होता है चिल्ड्रन में लेस देन 5 ईयर हो और रेक्टल और ब्लीडिंग हो जाती है, अब रेक्टल रीजन में ज़्यादा लाइक करता है। और जिसके साथ बात की जाए जुवेनाइल पॉलीपोसिस की तो ये हमारे पास क्या हैं, दिस आर मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप्स, ये मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप्स हैं जो क्या होते हैं, स्टोमक कॉलन में ज़्यादा अमाउंट में अराइज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इट आल्सो लीड्स टू कार्सिनोमा। नेक्स्ट जो कंडीशन है उस कंडीशन का नाम है पेट्स लिगर सिंड्रोम।
अच्छा देखिए, पेयर्ड लीगर सिंड्रोम किसे कहते हैं? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास हेमाटोमा डेवलप होते हैं और ये हेमाटोमा बेनाइन पॉलिप्स डेवलप होते हैं और ये हेमाटोमाटिस बेनाइन पॉलिप्स जो हैं ये हमारे पास कहाँ पर होंगे? दीज बेनाइन पॉलिप्स अपीयर इन जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में अपीयर होंगे या इसके साथ साथ म्यूकोक्यूटेनियस रीजन पे होंगे। तो ये बिनाइन पॉलिप्स हैं, जीआई ट्रैक्ट पे और म्यूकोक्यूटेनियस रीजन पे डेवलप होंगे। तो ये इस रीजन पे डेवलप होने के साथ इट विल प्रोड्यूस अ फ्रिकल लाइक स्पॉट, हमारे पास फ्रिकल लाइक स्पॉट्स प्रोड्यूस कर देंगे। कहाँ पर? लिप्स पर। लिप्स और मीन्स हाइपर पिगमेंटेशन रीजन पे आ जाएंगी या ओरल म्यूकोजा पर ले आएंगे या हमारे पास जेनिटल ऑफ द स्किन में ये क्या कर देंगे? डेवलप कर देंगे। स्पॉट्स रीजन वगैरह यहाँ पर इसमें डेवलप हो जाएगा। तो इसी की वजह से इट विल प्रोड्यूस इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ व्हाट? ये हमारे पास इसी की वजह से हमारे पास रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा होगा। कहाँ पर? ब्रेस्ट का कैंसर ज़्यादा होगा, यहाँ पर हमारे पास कोलोरेक्टल का कैंसर ज़्यादा होगा और इसके साथ गायनिकोलॉजिकल कैंसर ज़्यादा होगा। तो ये सारे कैंसर क्या होंगे? डेवलप होंगे इस कंडीशन में। बिनाइन पॉलिप्स जीआई ट्रैक्ट में और म्यूकोक्यूटेनियस रीजन में होता है और यहाँ पर फ्रिकल लाइक स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं लिप्स में, ओरल और जेनिटल स्किन्स में और इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ कैंसर ब्रेस्ट में, कोलोरेक्टल रीजन पे और गायनिकोलॉजिकल रीजन कैंसर्स भी ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। लास्ट जो कंडीशन है उसका नाम है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा नाम से ही जाहिर है जो कॉलन और उसके साथ साथ रेक्टम के रीजन में हो, इसका नाम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है। और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और इसके साथ साथ मोस्टली ये किस एज में ज़्यादा होता है? 60 से 70 ईयर की एज में ये ज़्यादा होता है, पीक लेवल पे होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ से अराइज होता है? जो प्रीवियस एडिनोमा हो, कार्सिनोमा हो, तो उससे ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अराइज होता है। इसके साथ में अगर बात करूं तो ये हमारे पास जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है ये इम्पॉर्टेंटली मॉलिक्यूलर पाथवे से रिलेटेड है और उस मॉलिक्यूलर पाथवे का नाम क्या है? उस मॉलिक्यूलर पाथवे का नाम है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। तो ये सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में ये कंडीशन आ जाती है। तो इस कंडीशन का नाम क्या है? कोलोरेक्टल इंस्टेबिलिटी। इस कंडीशन का नाम है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। अभी देखें, माइक्रोसैटेलाइट्स छोटे छोटे जीन्स होते हैं और ये माइक्रोसैटेलाइट्स की अगर बात करें तो माइक्रोसैटेलाइट्स एक रिपीटिंग सीक्वेंस हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर रिपीटेड सीक्वेंस। ये हमारे पास रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं जो नॉन कोडिंग डीएनए पर हों, नॉन कोडिंग डीएनए पर रिपीटेड सीक्वेंस हैं और ये क्या करते हैं? हमारे पास सेल के डिवीजन को मेंटेन करते हैं। देखिए, अभी देखिए, मेंटेन सेल डिवीजन, अगर ये मेंटेन करेंगे सेल डिवीजन तो नॉर्मली हमारे पास क्या होगा? नॉर्मली सेल डिवीजन नॉर्मल होगा। अगर ये सेल में ये क्या हो जाते हैं, इसमें डिफेक्टिव डीएनए कॉपी बन जाए, if there is a defective DNA copy appears, DNA copy appear हो जाए, defective DNA copy appear हो जाए, DNA mismatch appear हो जाए, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती हैं? अराइज हो जाती हैं। इसके साथ हमारे पास इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है इसमें हमारे पास कुछ कंडीशन हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस से भी रिलेटेड हैं। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस जिसे कहते हैं हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो ये कार्सिनोमा, ये हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है वही कहानी है कि हेरिडिटरी है। क्यों होती है? डीएनए का जो रिपेयरिंग एंजाइम है वो मिसमैच हो जाता है। डीएनए का रिपेयरिंग एंजाइम मिसमैच हुआ तो सेल डिवीजन जो नॉर्मल हो रही थी वो डिस्टर्ब हुई। तो इससे हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ज़्यादा होगा क्या चीज़? हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी ज़्यादा होगा
ओरियन के कार्सिनोमा भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल जो है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी क्या होंगे, ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास इसमें अराइज होगी और इसमें एडिनोमेट्रिक पॉलिप से एक आगे इफेक्ट फिर करेगी। इसके बाद अगर हम इसके स्क्रीनिंग की बात करें कि यहाँ पर हम किस तरह स्क्रीनिंग करेंगे, तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए, वही पुरानी कहानी है। आपने किससे देखा है? कोलोनोस्कोपी से देखना है, कोलोनोस्कोपी से देखना है, या इसके अलावा दूसरा टेस्ट होता है, उसका नाम है फीकल ऑकल्ट टेस्ट, ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग। तो इस टेस्टिंग के थ्रू भी आप देख सकते हैं, या कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन में आता है। अगर ये आपने टाइम पे डिटेक्ट कर लिया, तो मेन गोल क्या होता है इसका? मेन गोल ये होता है कि ये से क्या करना है, डायरेक्ट रिमूव करना है। अगर आपने रिमूव नहीं किया सिम्टम अराइज होने से पहले, तो इट विल प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लिकेशंस देन अदर कंडीशंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कार्सिनोमा हमारे पास इंटायर लेंथ पे डेवलप कर सकता है। ये कार्सिनोमा की अगर बात की जाए लोकेशन पे, ये कार्सिनोमा की लोकेशन की बात की जाए, तो याद रहे दिस कार्सिनोमा कैन डिवेलप एनीवेयर, कहीं पर भी ये डिवेलप कर सकता है। एनीवेयर इन व्हाट? एनीवेयर इन कॉलन में कहीं पर भी ये कार्सिनोमा डिवेलप कर सकता है। तो ये अगर लेफ्ट साइड पे डिवेलप करेगा, इफ़ इट्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड पे डिवेलप करेगा, तो इट विल प्रोड्यूस अ व्हाट? इट विल प्रोड्यूस अ नैपकिन रिंग लीजन। ये हमारे पास नैपकिन रिंग लीजन प्रोड्यूस कर देगा। तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉलन में ये नैपकिन रिंग लीजन करेगा। तो ये क्या करेगा? जो डाया है कॉलन की, ये कम कर देगा। डाया जब कम हुई, नैपकिन लीजन कम हुई, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगी? पेन की कंडीशंस अपीयर होंगी, और इसके साथ स्टूल में क्या अराइज होगा? ब्लड अराइज होगा। स्टूल में ब्लड है और पेन की कंडीशन अराइज हो रही है जब लेफ्ट साइड इफेक्टेड है। अगर इसके साथ साथ राइट साइड भी इफेक्टेड हो जाए कार्सिनोमा में, तो ये राइट साइड में भी क्या कर सकता है? रेज्ड लीजन प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी रेज्ड लीजन के प्रोड्यूस करने के साथ ही इट कैन आल्सो रीच टू आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगी और वैगू पेन होगा। तो मतलब ये है कि ये पेन की कंडीशन और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशंस अराइज कर सकता है। देखिए कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इसके साथ नंबर 3, जब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होगा तो यहाँ पर अब याद रखिए कि स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ये जो है बैक्टीरिया, इसके चांसेस एंडोकार्डाइटिस के ज़्यादा हो जाएंगे। एंडोकार्डाइटिस के इसके चांसेस क्या होंगे? इट विल इंक्रीज द चांसेस, और इसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है? आपने वही ट्यूमर का जो स्टेजिंग सिस्टम है उसे मालूम करना है। टी फॉर डेप्थ देखना है, एन फॉर स्प्रेड ऑफ द ओरिजिनल लिम्फ नोड, और एम जो है डिस्टिंक्ट स्प्रेड कितना हुआ है उसके मुताबिक फिर क्या करना है, आगे फिर डायग्नोसिस लिखनी है। याद रहे कि हमारे पास जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने से पहले हम डायग्नोसिस करते हैं। तो उस डायग्नोसिस में हमारे पास CEA सीरम मार्कर है जो ये हमारे पास क्या कर देता है? डिटेक्ट कर देता है कि इसमें कार्सिनोमा है या नहीं। तो ये CEA मार्कर हमारे पास इजीली डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में हम पे इजीली आगे डायग्नोसिस कर सकते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हर वो कार्सिनोमा है जो कॉलन और रेक्टम में हो। थर्ड मोस्ट कॉमन है, 60 से 70 एज में ज़्यादा होता है। एडिनो कार्सिनोमा से मॉलिक्यूलर पाथवे डिस्टर्ब होता है, मैक्रोस्टेरल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, रिपीटेड सीक्वेंस नॉन कोडिंग जीन्स बन जाते हैं, जिसके बाद जो ये हमारे पास क्या है? मेंटेन करते हैं सेल डिवीजन को। अगर डिफेक्टिव कॉपी बन गई तो इस डिफेक्टिव कॉपी से हमारे पास सेल की नॉर्मल डिवीजन नहीं होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो एबनॉर्मल से क्या होगा कि न्यूप्लासिक प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा
एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डीएनए रिपेयरिंग मिसमैच हो जाती है और इंक्रीज इन इफेक्ट ऑफ कार्सिनोमा इन कोलोरेक्टल, ओरियन और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बढ़ जाते हैं। स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोलोनोस्कोपी होगा या फिकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट होगा। अगर आपने स्क्रीनिंग कर ली है तो इसका मेन गोल क्या होता है कि रिमूव करो इस कार्सिनोमा को। कार्सिनोमा याद रखें एनीवेयर इन कॉलन में अपीयर हो सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक नैपकिन रिंग लाइक लेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी डाय कम कर देता है और पेन होता है और स्टूल होता है ब्लड में। राइट साइड पे रेज्ड लेशन आ जाते हैं और रेज लीजन आने के साथ ही हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया काज कर सकते हैं। जो ही कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कॉलन में मौजूद है तो स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस के चांसेस, एंडोकार्डाइटिस के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। स्टेजिंग आपने टीएनएम से मालूम करनी है और इसके ट्रीटमेंट में अगर डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो सी एक मार्कर है जो हमें इजीली डायग्नोसिस में पता चल जाता है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है और इससे फिर आगे हम नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट कोलोरेक्टोमी या कार्सिनोमा के ट्यूमर्स को रिमूव करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट जीआईटी के पेथोमा के जो लेक्चर्स हैं ये उसके बारे में था। आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सिस्टमिक पैथोलॉजी है उसमें फिर आगे हम नेक्स्ट डिटेल से रॉबिन के लेक्चर्स और पेथोमा के लेक्चर दोनों पढ़ेंगे और कंसेप्ट वाइज लेक्चर हैंड नोट्स के बाद डायरेक्ट जो है वो बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे और वो कंप्लीट चैप्टर्स एक रिव्यू देंगे विद इन 14 मिनट्स या 1 आवर में वो कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी इंशाल्लाह।